आह, मेरा चला गई। ओहो, कानों में को धुएं निकाल दिए जी। चलो भाई बच्चों, थोड़ा सा लेट हो गया आज। 10 मिनट आपका लेट हो गया। करवा चौथ, अबे ओ तेरी नालायक। करवा चौथ नहीं। अरे खाना नहीं खाया था यार, क्लास छूटी। क्लास छूटते ही बस फिर आपकी क्लास स्टार्ट हो गई, तो मैंने सोचा खाना खा लूं, नहीं तो फिर इतना लेट हो जाएगा कि फिर खाना खाया ही नहीं जाता। तो मैंने तभी लिखवाया था, मैंने कहा चल 10 मिनट बाद स्टार्ट कर देंगे। हमारे बच्चे समझदार हैं, क्योंकि पहले पेट पूजा भी थोड़ा सा जरूरी है ना, नहीं तो फिर तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए। ओह, चले भाई स्टार्ट करें बच्चों। हेल्थ वगैरह सब ठीक है भाई। चलो, तो आज हमारा चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है भाई। और जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है, एक सेकंड, सांस भी नहीं आ रहा भाई, जल्दी जल्दी खाना खाने के चक्कर में। गॉड, जय भोलेनाथ। चलिए भाई, इन अ सेंटेंस द वर्ब शुड एग्री। तो भाई सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट क्या है उसको समझाता हूं। ये डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली होगी, हम अपने स्टाइल में चलते हैं जैसा कि हम पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट को आप यहां से समझिए कि सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट एक्चुअल में है क्या बच्चों। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का सीधा सा मतलब होता है, जब किसी वाक्य में हम किसी वर्ब को एग्री कराते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, उसे कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। सर क्वेश्चन ये है, क्या कभी वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार लग सकती है, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आ सकती है? सरासर गलत। ऐसा कभी, सुन लो क्योंकि चैप्टर में आगे भर यूज करूंगा ये बातें। कितना खाए हैं? खाया तो थोड़ा ही है यार, कम खाना चाहिए था दिलीप नालायक। खाया तो थोड़ा ही है, वो एक्चुअल में क्या हुआ, आज मिर्चे ज्यादा लगे, ठीक है जी। ऐसा लगा खाने में जैसे मिर्चे ज्यादा हो। खाया तो थोड़ा ही है। खाया क्या है? दाल चावल यार, दाल चावल अपना देसी खाना सबसे बढ़िया होता है। ये शहरी खाने में कुछ नहीं रखा। जो देसी खाना होता है ना, दाल चावल, है ना। और गुड़, आज गुड़ नहीं था मेरे पास ना, तो इसलिए मिर्च, मिर्ची ज्यादा दिक्कत कर रही है। आ जाओ भाई, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे मजे में पढ़ते हैं। तो हमारी जो वर्ब है, अब सुनते रहना ध्यान से, हमारी वर्ब जो है वो एग्री कभी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं होती है, कभी नहीं होती है। हमारी वर्ब सिर्फ और सिर्फ किसके अनुसार चलती है? सब्जेक्ट के अनुसार। सर ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब दूसरी बात सुनो। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम गो, अरे भाई क्या हो गया, राम गो ऑब्लिक गोज टू स्कूल। और फिर मैंने लिखा, राम डज नॉट गो ऑब्लिक गोज टू स्कूल। ये दोनों सेंटेंस उतार लो अपनी कॉपी में, और अब ध्यान से सुनो। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इस सेंटेंस में यहां पर आंसर गोज होगा, क्यों होगा? तो भाई मेरे, क्योंकि यहां मेन वर्ब जो है वो किसके अनुसार चल रही है? मेन वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। इस सेंटेंस में यहां गोज नहीं होगा,
जबकि राम तो यहां भी और राम यहां भी है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां सब्जेक्ट के अनुसार क्या चल रही है? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के अनुसार क्या चल रहा है? मेन वर्ब। तो देखना ये होता है कि कौन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जब डायरेक्ट मेन वर्ब थी तो सब्जेक्ट के अनुसार डायरेक्ट मेन वर्ब, जब हेल्पिंग वर्ब बीच में आ गया तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के अनुसार मेन वर्ब। क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं ना, सर यहां पर गोज क्यों नहीं आया सर, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है। अरे भाई, सब्जेक्ट सिंगुलर है वो बात ठीक है, सिंगुलर है तभी तो डज आया। यहाँ डज के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? गो आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर सब्जेक्ट के बाद सीधा verb है तो सब्जेक्ट बदलेगा मेन वर्ब को, और सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट बदलेगा हेल्पिंग वर्ब को, और हेल्पिंग वर्ब बदलेगा किसको? मेन वर्ब को। ठीक है जी। अब ये लिख लो फटाफट, फिर आगे चलता हूं मैं इसके बाद। चलो जी, अब आ जाओ आगे। देखो, रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए रोहन के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आ गई? सिंगुलर आ गई। चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ गई? आर आ गई। दे प्लूरल है, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया? वर आ गया, क्योंकि दे प्लूरल है तो इसी के अकॉर्डिंग वर आ जाएगा। नेक्स्ट, द वर्ब ऑलवेज फॉलोज द मेन सब्जेक्ट। तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है? मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है? मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लो, पहला एग्जाम्पल, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, मैंगोज की क्वालिटी। नोट्स भी साथ साथ बना ले क्या नालायक आदमी? नोट्स बनाने के लिए तो मैंने पहले दे रखी थी आपको। अब इस सेंटेंस में पेपर में मैं कैसे क्वेश्चन निकालूंगा? मैंने देखा ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, और सर ने मुझे पढ़ाया कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसीलिए सब्जेक्ट कौन हो गया? क्वालिटी, और क्वालिटी है सिंगुलर, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इज। ठीक है जी। तो देखो कितने प्यार से हमने निकाल लिया। नहीं तो कई बच्चे ना एप्पल्स के अकॉर्डिंग आर लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द वेरियस मतलब बहुत सारे परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज। तो अब देखो, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब बहुत सारे परिणाम, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद डिसीजन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। टेकन बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, इस प्रीपोजिशन के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन बचा? वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज। तो परिणाम कितने हैं? बहुत सारे हैं। बहुत सारे परिणाम है तो आंसर क्या होगा? वर। तो देखो कितने प्यार से निकाल लिया। इसका मतलब जो चैप्टर हमने प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो हमारे यहाँ आ गया काम। अब प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको फिर से सिखा दूं, कि प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या आने वाला प्रोनाउन किसका काम करता है? सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का काम करता है? तो आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इसीलिए प्रपोजिशन के बाद जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? ऑब्जेक्ट है वहां पर। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका वर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, देखो भाई क्या है अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है द अपील ऑफ द विक्टिम्स। अब ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? विक्टिम्स, पीड़ित। टू ट्रांसफर द केसेस, ट्रांसफर वर्ब, वर्ब भी तो ऑब्जेक्ट लेती है, तो ये केसेस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। रिलेटेड टू रॉइट्स, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? रॉइट्स। टू सम अदर स्टेट्स, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सम अदर स्टेट्स। तो इसमें सब्जेक्ट कौन बचा? अपील। तो क्या चीज एक्सेप्ट हुई? अपील। और अपील कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो हमने बड़े प्यार से सब्जेक्ट निकाल लिया, प्रपोजिशन हमारी मदद कर रहा है, देखो यहां पर भी। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, फ्लावर्स फूल दैट आर जस्ट पिक्ड, जो हमने अभी अभी तोड़े हैं। अब कोई पूछे यहां आर किसकी वजह से आया?
तो फूलों की वजह से आया, और वही फूल 15 सेकंड में सड़ने लग जाएंगे, तो फूल प्लूरल है, और प्लूरल है तो बिगिन आएगा, बिगिंस आएगा या बिगिन आएगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, नहीं तो दही तोड़ दूंगा तुम्हारी जल्दी से। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? फिर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर में कौन बैठा है? हिमालयाज। और हिमालयाज कैसा नाउन है? प्लूरल, माउंटेन रेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर, क्योंकि यहां हिमालयाज की बात हो रही है। बिल्कुल सही, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है कि सर SAIS नहीं लगाते, हमने टेंस भी पढ़ रखा है और आपने हमें ऐसे पढ़ाया कि पहले प्रपोजिशन फिर टेंस, तो अब हमें सारे डाउट्स क्लियर हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए बिगिन आएगा, बिगिंस नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है। द टाइगर इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय केवल टाइगर ही नहीं है, कौन भी है? हाइनाज भी है, बारहसिंघा, और बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आर आ जाएगा। तो देखो, सारे एग्जाम्पल हमने बहुत अच्छे से कर लिए, ये सिर्फ हमारे बेसिक को समझने के लिए किए यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। तो ये पहला टाइप था जो हमने यहां से कवर कर लिया है। ठीक है जी। अब आएगा हमारा टाइप 1, मतलब वो पहला टाइप नहीं था, एक तरीके से क्या कह सकते हैं उसे, कि वो हमारा बेसिक्स था। ठीक है। अब हो रहा है टाइप स्टार्ट। यदि दो सब्जेक्ट या दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट एंड से जुड़े तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। जैसे रमेश और महेश एंड से जुड़ गए, प्लूरल, तो आंसर क्या होगा? आर। यू एंड आई एंड से जुड़ गए तो आंसर क्या होगा? आर। पता है एक बार पेपर में आया था, बच्चों ने एम ठोक दिया था, बोला सर आई के अकॉर्डिंग एम। अरे भैया, आई के अकॉर्डिंग एम लगाओगे तो एंड कहां जाएगा? एंड भी तो है वहां पर, उसको भी तो देखना है, एंड को भी तो। यहां मोहित, रवि एंड शी, 3 लोग हैं, प्लूरल हो जाएगा ना, तो आंसर होगा आर। पीएम और उसके मंत्री, प्लूरल हो जाएगा आर। पूजा और आयशा, प्लूरल हो जाएगा, तो आंसर होगा आर। इसमें ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। ठीक है, पता लगा वहां एम लगा दो वहां पे, क्योंकि एंड से जुड़ रहे हैं, और जुड़ते ही दोनों क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आ सकता, आ सकता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट। लेकिन अगला टाइप क्या है? अगला टाइप ये है कि यदि दो या दो से ज्यादा नाउन एंड से जुड़े, दो या दो से ज्यादा नाउन एंड से जुड़े और उनका मीनिंग कैसा हो, मान लो ये नाउन जुड़ गया, ये नाउन जुड़ गया, इन दोनों का मीनिंग कितना हो? एक ही मीनिंग हो, मीनिंग कैसा हो? सेम, तो फिर वो सब्जेक्ट कैसा माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है, उसे प्लूरल नहीं कहते। जैसे पिछले वालों में क्या था? पूजा आयशा अलग अलग है, मंत्री और पीएम अलग अलग हैं। यहां क्या होगा? जो भी वर्ड एक साथ आएंगे पेयर में, इनका मीनिंग कितना होगा? एक मीनिंग होगा। कैसे होगा सर? देखो, स्लो एंड स्टडी का एक ही मतलब होता है, लगातार निरंतर चलना। पेपर में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसका आंसर होता है विंस, क्योंकि हमने एस इसलिए लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया, स्लो एंड स्टडी। ऐसे ही ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर यहां पर रोजी रोटी की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है अपहिल टास्क, डिफिकल्ट टास्क टू अर्न इन दिस रेट रेस, आज के समय में रोजी रोटी कमाना बहुत कठिन काम हो गया है, तो इसका मतलब यहां पर आंसर हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है। लाइवलीहुड, क्या कहेंगे इसे? रोजी रोटी, लाइवलीहुड, इसका एक ही अर्थ है लाइवलीहुड, रोजी रोटी, है ना, जो आदमी पैसा कमाता है। लॉ एंड ऑर्डर का एक ही अर्थ है कानून। योगी जी कहते हैं भैया लॉ एंड ऑर्डर खराब मत करो, कानून खराब मत करो, तो आंसर क्या हो जाएगा? इज। तो जब ऐसे पेयर आपको मिल जाएं जिनका मीनिंग क्या हो? एक हो, तो वो प्लूरल नहीं होते, क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, भले ही वो एंड से जुड़े हुए हों। ठीक है, लेकिन वो सिंगुलर ही रहेंगे। ठीक है, मैंने ऐसे कई सारे पेयर दिए हैं, जो पेयर दिए हैं पेपर में उन्हीं में से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो ये एक दो नहीं, बहुत सारे दे रखे हैं आपको, तो इन्हीं पेयर को करना है बस, इनके बाहर आपको ये नहीं सोचना सर अलग आ गया तो अलग, कुछ नहीं आएगा। कास्ट एंड क्रीड, जातिवाद, एक बड़ी समस्या है, तो एक ही अर्थ है इसका, इज। मेरा फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड एक ही व्यक्ति है, तीनों एक ही के लिए हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा हैज। हॉर्स एंड कैरियज,
घोड़ा तांगा एक ही चीज होती है, घोड़ा घोड़ा तांगा, ठीक है। तो उसका आंसर होता है हैज। फिश एंड चिप्स, अब ये नहीं कि चिप्स अलग फिश अलग, फिश एंड चिप्स या डिश का नाम है, भोजन का नाम है, तो आंसर हो जाएगा इज, क्योंकि उसने लिखा है फेवरेट डिश। सम एंड सबस्टांस का मतलब होता है समरी, समरी मतलब सारांश, तो इसका आंसर हो जाएगा इज। तो हमने देखा कि जब भी पेयर का एक ही मीनिंग आ रहा है वो सिंगुलर बन जा रहा है, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एक भी पेयर इनमें से बाहर नहीं आएगा, ये आपको मेरी गारंटी है। क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाला मेरे पेपर में आया था भैया। अब हम पढ़ा रहे हैं तो आपके पेपर में एज इट इज आएंगे, बस आप प्यार से पढ़। देखो ये पेयर और बचे हुए पेयर मैंने यहां लिख दिए, ठीक है जी, जो बचे हुए पेयर हैं वो यहां पर लिख दिए हैं, ठीक है। एक भी पेयर इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं ऐसा काम ही नहीं छोड़ता कुछ कि भैया बाहर चला जाए। जितना मैक्सिमम, अब आते हैं टाइप 3 पर, जितना मैक्सिमम हो सकता है वो हमने वहां पर लिख दिया। अब देखो, अब इस टाइप में देखना, मोर देन वन वाले में, जब आपको ये कहे कि मोर देन वन, तो वन के अकॉर्डिंग नाउन आएगा सिंगुलर, और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी प्लूरल सिंगुलर। अगर कह दे मोर देन 2, 3, 4, 5, तो नाउन आएगा प्लूरल और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। पेपर में लेकिन ये आता नहीं है, ये वाला नीचे वाला, क्योंकि 2 प्लूरल, 3 प्लूरल, 4 प्लूरल सबको पता चल जाता है। पेपर में आता है ये वाला मोर देन वन वाला। क्यों बच्चों को ऐसा लगता है मोर देन वन, एक से ज्यादा तो प्लूरल होता है, ऐसा बच्चों को लगता है। बट वहां पर हमें जो नाउन लिखना होता है वो उस वन के अकॉर्डिंग लिखना होता है। अगर हमारा एडजेक्टिव वन है तो नाउन भी वन सिंगुलर ही आएगा, भले ही चाहे उसका मीनिंग कुछ भी निकले। तो इसीलिए आपको यहां पर वन के अकॉर्डिंग, अब 2 लिख दिया तो प्लूरल, 3 लिख दिया तो plural। तो ये तो पेपर में क्या क्यों देगा, गधे को भी पता है 2 मतलब प्लूरल, लेकिन पेपर में यही वाला आएगा मोर देन वन वाला, अगर आएगा तो, ठीक है। तो मोर देन वन सिंगुलर नाउन, कैसी वर्ब, सिंगुलर वर्ब। मोर देन 1000 स्टूडेंट, अब देखो प्लूरल हो गया तो मैं तुरंत प्लूरल लगा दूंगा। मोर देन 1 MLA, वन आ गया तो मैं वॉज लगा दूंगा। ये वन वाला आ चुका है पेपर में, और आएगा भी यही वाला। ठीक है जी। अब लो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में देख लो। 4 और 5 में मोर देन 2 थीव्स, मोर देन 2 थीव्स, अब देखो यहाँ 2 आ गया, प्लूरल आ गया तो आंसर हो जाएगा हैव। मोर देन 10 लाख रुपीस, प्लूरल आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वर। अगर मैं ये कहता मोर देन 1 रुपी, तो 1 रुपी होता, फिर आंसर हो जाता वॉज सिंगुलर, तो वन के अकॉर्डिंग ही चलेगा। लेकिन अब तुमने इस वाले केस में फंस जाना है, ये ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें ना कंफ्यूजन होता है। देखो यहां जो नाउन है वो मोर के बाद आ रहा है, और इसमें जो मैं अभी तुम्हें पढ़ा के आया हूं ऊपर, उसमें वन के बाद आता है। मोर देन वन, और वन के अकॉर्डिंग चलता है सिंगुलर नाउन, और उसी के अकॉर्डिंग चलेगी सिंगुलर वर्ब। लेकिन ऊपर वाले में, कौन से वाले में, इस वाले में, इस वाले में मोर, मोर के बाद ही प्लूरल नाउन आ रहा है। तुम कहोगे सर वन तो इसमें भी है, तो मैं एकदम से कहूंगा कि बेटे वन के बाद बता नाउन थोड़ी लिखा है यहां पर। नाउन कहां लिखा है ये देखने वाली बात है, नाउन लिखा है मोर के बाद, तो इसका मतलब है मोर मतलब ज्यादा, तो यहां पर मोर के अकॉर्डिंग आएगा तो प्लूरल आएगा, वन के अकॉर्डिंग आएगा तो सिंगुलर आएगा। खतरनाक, ठीक है ना, कंफ्यूजन बच्चों को इसी में होता है।
और मेरे को पता है कि इसी में ही होता है और होगा भी, लेकिन मैं नहीं चाहता कंफ्यूजन हो, मैं यही क्लियर करूंगा। मोर के बाद आएगा प्लूरल, वन के बाद आएगा सिंगुलर। तुमने तो ये ध्यान रखना है। मोर देन वन, वन के बाद नाउन सिंगुलर। मोर प्लस नाउन प्लूरल। मोर मतलब ज्यादा, प्लूरल। वन मतलब सिंगुलर, तो वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर। अब देखो कम एग्जाम्पल हम करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल मैच कर दिया हमने दोनों को। यहां पर मोर के बाद नाउन आ रहा है तो गर्ल्स प्लूरल। अब गर्ल्स नाउन प्लूरल तो वर्ब भी कैसी प्लूरल। मोर के बाद नाउन आ रहा है प्लेयर्स प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी प्लूरल। मोर के बाद पीपल आ रहा है प्लूरल, तो फिर यहां पर आर प्लूरल। आप देख रहे हो, मोर के बाद आ रहा है यहां पर। मोर के बाद जब भी आएगा प्लूरल, वन के बाद आएगा सिंगुलर सिंगुलर, लेकिन यहां पर वन के बाद नहीं आ रहा, नाउन तो है ही नहीं, नाउन तो मोर के बाद आ रहा है, इसीलिए प्लूरल आ रहा है। ठीक है भाई, आ जाओ। मैनी, मैनी के बाद अगर नाउन आएगा तो मैनी मतलब कितना होता है, बहुत सारा। मैनी मतलब बहुत सारा, तो कैसा नाउन आएगा प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी प्लूरल। मैनी ऑफिसर्स प्लूरल है तो आर। मैनी चिल्ड्रन प्लूरल है तो डाई में एस नहीं लगेगा, क्योंकि प्लूरल के साथ ऐसे एस नहीं लगता। मैनी प्लूरल है तो कम, क्योंकि मैनी के साथ ऐसे एस नहीं लगता। यहां मैनी पीपल प्लूरल है तो डोंट, क्योंकि प्लूरल में क्या लगता है, डू लगता है। ठीक है भाई, अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो सिंपल है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, डाई फ्रॉम हंगर। ठीक, पीपल अनकाउंटेबल नाउन नहीं, अबे और नालायक, पीपल किसने कह दिया अनकाउंटेबल, प्लूरल नाउन होता है पीपल, गधे। पर्सन का प्लूरल होता है पीपल, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज। अब सुनो भाई, एक एग्जाम्पल, पहले ये बाद में पढ़ेंगे हम, पहले एक एग्जाम्पल है, इसको मुझे करके बताओ। मोर देन वन गर्ल हैज ऑब्लिग हैव कम, बताओ। लो भाई, हो गई बात क्लियर। मोर देन वन, अब वन के अकॉर्डिंग आ रहा है तो सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज। इसका मतलब आपको ये वाला क्लियर हो गया। अब ये मैनी वाला हम पढ़ के आए हैं, लेकिन यहां क्या है, यहां मैनी के बाद आर्टिकल आ गया ए और एन, और जैसे ही आर्टिकल ए और एन आया वैसे ही उसके बाद नाउन कैसा आ गया, सिंगुलर। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनना भी। इसका मतलब, मैंने कहा मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी, लेकिन मैंने कहा मैनी अ स्टूडेंट, इसका मतलब है एक के जैसे बहुत सारे विद्यार्थी। तो बहुत सारे तो हैं, लेकिन कितने के जैसे, एक के जैसे। इसीलिए मैनी के बाद अगर आर्टिकल ए और एन आ जाए तो नाउन प्लूरल ना आके कैसा आता है, सिंगुलर। तो आंसर भी क्या होगा, सिंगुलर। ये आता है पेपर में, मैनी के बाद आर्टिकल आ गया तो गर्ल, और आगे क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर आगे क्या हो जाएगा, इज। मैनी, देखो आर्टिकल ए और एन आ गया तो सिंगुलर, और आगे भी आंसर हैज। तो मैनी और मैनिया का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, प्लूरल, और मैनी आ या मैनी एन का मतलब होता है एक के जैसे बहुत सारे। तो हमें उस एक पर फोकस करना होता है, और उस एक के अकॉर्डिंग सिंगुलर नाउन आएगा। अब देखो इन एग्जांपल्स को कैसे उड़ाएंगे हम, इसी कॉन्सेप्ट के साथ। मैनी अ बॉय का, देखो मैनी के साथ सिंगुलर, सिंगुलर, आंसर हैज।
मैनी के बाद आर्टिकल ए सिंगुलर, आंसर हैज। मैनी के बाद नाउन सिंगुलर, मैनी आ के बाद तो वांट में ऐसा लगेगा क्योंकि सिंगुलर के साथ हमें पता है सीआईएस हमने टेंस पढ़ रखा है। मैनी आ के बाद फिर से सिंगुलर तो आंसर वाज। यार ये अंशु यादव कौन है, से ब्लॉक मारो ना, तो ब्लॉक कराओ इसे, पीपीटी से मत पढ़ाया करो। अब तुम बताओगे हम कैसे पढ़ाएंगे, है भाई बताओ। मतलब बच्चों को सबको मजा आ रहा है पढ़ने में और तुम्हारा अलग ही चल रहा है, इसका मतलब इस बच्चे का ध्यान पढ़ने पे नहीं है, ब्लॉक मारो इसको, कोई फायदा नहीं है ऐसे बच्चे का। अच्छा अगला कौन क्वेश्चन है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ देयर, आपके जहन में उतार देंगे आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ देयर। आ जाओ अब हम अपने मेथड से पढ़ाएंगे यहाँ पर। जब हमें जरूरत होती है लिखने की तब हम लिख के पढ़ाते हैं, जब हमें जरूरत होती है तब हम वैसे पढ़ाते हैं, जब हमें पिक्चर की जरूरत होती है हम पिक्चर बनाते हैं, हमारा अपना मेथड। क्यों भाई, ठीक है भाई। तो आज हम इस देयर में आग लगा देंगे, ऐसी ही लगाएंगे कि किसी ने सोची ना होगी। आ जाओ भाई प्यारे बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज में देयर का इस्तेमाल दो तरीके से होता है। कैसे होता है, एक तो जब ये सेंटेंस के शुरू में आता है उस समय देयर का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपसे कहा देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। जब देयर से किसी वाक्य की शुरुआत होती है तो वहां देयर को हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डमी सब्जेक्ट। मतलब ओ तेरी, एक सेकंड भाई, किस, चलो भाई वापस आ जाओ। देयर जब सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो वहां डमी सब्जेक्ट होता है और इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसे हम कुछ ग्रामेरियन जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब है ये केवल इंट्रोडक्शन कराने के लिए आता है, बाकी इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है जब ये सर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट है, तो ये जो वॉज लगाया है ये किसके अकॉर्डिंग लगाया है, ये किंग के अकॉर्डिंग लगाया है। इसका मतलब देयर से जब किसी वाक्य की शुरुआत होती है, अब देखो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, जब देयर से किसी वाक्य की शुरुआत होती है तो इसके बाद आने वाली वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो इस वर्ब के आगे नाउन या प्रोनाउन दिया हो, उसी को हम वहां पर रियल सब्जेक्ट बोल रहे होते हैं। यही है एक्चुअल में रियल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर देयर नहीं होता, देयर तो डमी होता है, देयर का कोई अर्थ नहीं होता इस समय पर। ठीक है भाई, तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के काम में आता है। दूसरा देयर का इस्तेमाल कहां होता है, जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं देयर, वहां। तो जब ये किसी वर्ब की विशेषता बताता है तो उस समय इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसकी जन्म कुंडली खोल के रख दी हमने, लो। आज के बाद किसी को भी समझा सकते हो कि भाई देयर का रूप दो होते हैं, एक सेंटेंस के शुरू में डमी सब्जेक्ट और एक वर्ब के बाद देयर का अर्थ होता है वहां, एडवर्ब ऑफ प्लेस। लिख लो फटाफट अब जल्दी से।
हाँ भाई, हो गया। चलें भाई, अब शुरू से देखो फिर से। जब हम देयर से किसी वाक्य की शुरुआत करते हैं तो उसे डमी सब्जेक्ट कहते हैं, और इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो इसके बाद दिए हुए नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करती है। और इसे कई बच्चे कहेंगे सर ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, फिर नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, ये एक्चुअल में सब्जेक्ट है, बस इसको रिवर्स करके लिखा गया इन्वर्जन फॉर्म में। तो ऐसा ना सोचें कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा रहे हैं, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगा रहे हैं। और ये तो डमी हंस है, इसका तो कोई अर्थ नहीं होता, ना इसका कोई मीनिंग होता है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा देयर का कॉन्सेप्ट। कैसा लगा आपको कॉन्सेप्ट, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर। देयर की बैंड हमने बजाई कि नहीं बजाई? लो भाई, और इस इंग्लिश की लैंग्वेज में ये सभी लिखा था, अब तुम्हें ये लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रैक्टिकली समझा दिया। तो देखो ये जो नाउन प्रोनाउन है ना, इसके बाद आएगी वर्ब। ठीक है भाई, डमी सब्जेक्ट का मतलब है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। डमी का मतलब है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। हु इज शी होगा या हु इज हर? बेटा हु इज शी होगा, हर क्यों होगा? आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर वन, वन में क्या कह रहा है जी, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर वन में जो ये वॉज या वर आएगा, ये किसके अकॉर्डिंग आएगा? मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वर। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है? बहुत सारे। एक सेकंड, तो देयर वर मैनी स्टूडेंट्स। अब देखो, यहां हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर एंटीसीडेंट हमारा प्लूरल है तो आगे भी हु में स्टूडेंट्स का ही जिक्र चल रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? वर। ठीक है भाई, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। 2 में देखो, देयर हैज ऑब्लिक हैव बीन अ ग्रेट स्लम्प, तो एक भारी गिरावट आई है। कितनी गिरावट? एक। और गिरावट अगर सिंगुलर है तो आंसर क्या हो जाएगा? हैज। देयर अपीयर ऑब्लिक अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अब मैं आपको बता दूं, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का मतलब होता है, कभी सोचो, एक प्रॉब्लम। अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम का मतलब होता है मैनी प्रॉब्लम्स, और मैनी प्रॉब्लम्स मतलब प्लूरल, और प्लूरल के साथ अपीयर में एस नहीं लगेगा। देयर वॉज ऑब्लिक वर अ सडन चेंज, कितना चेंज? एक चेंज, और एक चेंज के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? वॉज, सिंगुलर है। देयर इज ऑब्लिक आर सम गर्ल्स इन माई क्लास, तो गर्ल्स प्लूरल हो गई, तो आंसर क्या होगा? आर। डन। थम्स अप मार दो तुरंत कि सर हाँ हो गया, अगले पे तभी बढ़ूंगा, जल्दी। लो भाई, अगला आएगा हमारा टाइप 8। टाइप 8 में क्या है? अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ मतलब मैनी। देखो अभी तो बताया था, लिख लो। कभी सोचो, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है एक नंबर, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, तो इसीलिए मैनी के साथ प्लूरल नाउन, और कैसी वर्ब? प्लूरल वर्ब। तो अ नंबर ऑफ का मतलब है मैनी। हाँ भाई, कितने स्टूडेंट थे वहां पर? अ नंबर ऑफ मतलब मैनी, तो अ नंबर ऑफ का मतलब मैनी। लेकिन जब हम द नंबर कहते हैं तो द नंबर का मतलब होता है एक संख्या, एक संख्या। क्लास में उपस्थित बच्चों की संख्या कितनी थी? 50, तो 50 कितनी हो गई? एक संख्या। तो द नंबर में वो सिर्फ आपसे क्या पूछता है? एक संख्या। और अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी। तो बस ये दो बात आपके दिमाग में जानी चाहिए। सर अ नंबर ऑफ का मतलब? अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ मतलब मैनी। द नंबर, द नंबर मतलब एक नंबर। ठीक है,
तो इसीलिए द नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ठीक है जी। अब आ जाओ, अ नंबर ऑफ का मतलब है मैनी कंपनीज, एमएनसीज, तो प्लूरल है, तो आंसर क्या होगा, आर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स का एक नंबर, तो द नंबर में वो नंबर पूछ रहा है सिर्फ हमसे, तो आंसर क्या होगा, इज। आप काफी बदलते हैं। क्या बदलते हैं, मैं पतला हो गया हूं, है भाई, कमजोर हो गया हूं मैं। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये देखो, ये चुम्बनेश्वरी लाल क्या है लिखा है, ये अलग ही मजा आ रहा है ये अलग ही पड़ा हुआ है। हम क्वेश्चन में कर रहे हैं, वो कह रहा है सिलेबस। अबे यही तो तुम नहीं पढ़ते सिलेबस। जब तुम्हें पता है जनवरी में पेपर होगा, नवंबर के लास्ट तक मैं सिलेबस करा दूंगा, ज्यादा ज्यादा नवंबर नहीं लूंगा, आधा दिसंबर ले लूंगा बस। तो बस क्यों दे रहे, एक महीने पहले सिलेबस पूरा हो जाएगा। अभी नवंबर का बहुत टाइम पड़ा है, नवंबर का एंड, अभी तो ये आधा अक्टूबर, नवंबर पूरा, बहुत टाइम पड़ा है। कहाँ पढ़ते पढ़ते कहाँ लेके जा रहा हो नालायक आदमी। अ नंबर ऑफ, यहीं आ जाओ, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारा, हैव। द नंबर पर्टिकुलर नंबर, तो पर्टिकुलर नंबर मतलब हैज। द नंबर ऑफ गेस्ट की संख्या, पर्टिकुलर नंबर, तो आंसर इज। अब बताओ, हुआ अ नंबर द नंबर। ले भाई से ठीक कर, हो गया भाई। नेक्स्ट, लो भाई, अगला टाइप आ गया, 9, वन ऑफ का। देखो भाई, वन ऑफ, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी, सिंगुलर। ऐसा क्यों, क्योंकि ज्यादा में से एक, मान लो मैंने कहा ये बहुत सारे लड़के हैं, और मैंने कहा इनमें से एक, तो वन ऑफ मैनी, बहुत सारों में से एक, तो बहुत सारों में से एक, एक का जिक्र करोगे तो फिर वर्ब सिंगुलर आएगी, और चॉइस हमेशा ज्यादा में से होती है, इसीलिए वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल। तो देखो, वन ऑफ के बाद हैबिट्स प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर, क्योंकि आदतें बहुत सारी में से एक बोली है उसने, एक मतलब यूज ऑफ टबाको। डैम, उनमें से एक, उनमें से एक, तो आंसर क्या होगा, हैज। बहुत सारे हैं उनमें से एक, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज। ठीक है। कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं उनमें से एक, तो आंसर क्या होगा, इज। तो बहुत सारों में से क्या निकालना है, एक निकालना है, तो इसीलिए आंसर होगा सिंगुलर। लेकिन ये नीचे वाला जो टाइप है ना बेटा, इसका सेकंड वाला, ये तो तुम्हारे आंख नाक कान में दर्द कर देगा, बट हम ऐसा होने तो ना देंगे। अब ध्यान से सुनो, टाइप सेकंड इसका, टाइप सेकंड में ये कुछ स्ट्रक्चर चलती है, और पेपर में सेकंड वाला अगर आता है तो दर्द ज्यादा देता है, तो ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी वर्ब आएगी, फिर आएगा इसके बाद वन ऑफ, और फिर वन ऑफ के बाद आएगा प्लूरल नाउन। क्या आएगा, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। प्लस आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हु, हुम, दैट। प्लस आएगी वर्ब, और प्लस आएगा जो कुछ भी। अब ध्यान से देखना, इस केस में इस सब्जेक्ट के अनुसार तो ये वाली वर्ब लगती है, ठीक है जी। और
इस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ये वाली वर्ब लगती है। अब कुछ लोग पता क्या कहते हैं, सर ये तो प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो गया। हाँ बिल्कुल, हमने कब मना किया, बट इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किसने बनाया, हु ने, ये इसको सब्जेक्ट बना देता है। क्या बना देता है, सब्जेक्ट बना देता है। और ये कैसा है, प्लूरल, हमेशा प्लूरल। क्यों, क्योंकि वन ऑफ के बाद क्या रहेगा, प्लूरल। और जब ये हमेशा प्लूरल, तो ये इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, ये भी प्लूरल होगी। समझे कुछ भैया, सुनो फिर से दोबारा से। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, ये वाली वर्ब, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब लगेगी। ये तो सिंगुलर प्लूरल जैसा भी होगा वैसा ही होगा। लेकिन ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग लगेगी, ये लगेगी इस रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। और रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल, ये कौन बताएगा, इससे पहले वाला वर्ड। और वो हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल, क्योंकि वन ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट में ये वाला दिया। अब इस पे मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, पहले तो आपको एक लिख के ही दिखाता हूं। मान लो मैंने आपसे कहा शी इज वन ऑफ द गर्ल्स, शी उन लड़कियों में से है, हु इज ऑब्लिग आर गोइंग ऑन पिकनिक, जो लड़कियां पिकनिक पर जा रही हैं उनमें से एक शी है। अब बताओ यहां पर आंसर क्या लगाओ, इज या आर। कमेंट बॉक्स में हम आपके कमेंट्स चाहते हैं कि आपका आंसर क्या है। लो भाई, उड़ा दिया जी सबने, तो आंसर हो जाएगा आर इसमें। बहुत बढ़िया। अब हम कुछ एग्जांपल्स आपको कराते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये टाइप 9 का दूसरा एग्जांपल छूट गया था बच्चों, जब हमने कहा उनमें से एक, एक के अकॉर्डिंग हैज, तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो यहां पर भी हिज हो जाएगा, देयर नहीं होगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे हिज ही होना है। ठीक है, अब जो हमने सिखाया आपको, यहां आ जाओ, गीता वाला टाइप 2 आ जाओ जी। देखो यहां जो इज आया वो गीता के अकॉर्डिंग आया। अब वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आ गया, प्लूरल, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ऐसे ही या मदर्स होना था, शी के अकॉर्डिंग इज आ गया, और वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन मदर्स, एस लगा लेना इसमें, और जैसे ही वन ऑफ के बाद प्लूरल आया तो आंसर क्या हो जाएगा, हैव। ऐसे ही रमेश के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, वन ऑफ के बाद एम्प्लॉइज, एस लगा लेना इसमें भी, एस छूटा है, ये हो गया प्लूरल। और जैसे ही एम्प्लॉइज प्लूरल हुआ, आपका आंसर हैव हैव हैव। नेक्स्ट, ये देखो यहां पर शिखर धवन के अकॉर्डिंग सिंगुलर, वन ऑफ के बाद क्रिकेटर्स प्लूरल, और क्रिकेटर्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वर। शी के अकॉर्डिंग सिंगुलर, वन ऑफ के बाद गर्ल्स प्लूरल, और इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आर। मुकेश को भी देख लो सर, अ ग्रेट मैनी ऑफ या ग्रेट्स मैनी। अबे यार पता है, मैं इनको ना इसलिए नहीं देखता हूं, आपको क्या पता लगता है मैं कमेंट कमेंट इग्नोर करता हूं, इसलिए कोई ढंग की बात है, सारी बेहूदी बात करते हैं। मुझे पता होता है इनका कोई अर्थ नहीं, जब मैं ग्रेट मैनी पढ़ाऊंगा तब ये ग्रेट मैनी नहीं पूछेंगे। ले 2 सेकंड में इसका डाउट दूर है। अ ग्रेट मैनी, वो कहना चाह रहा कि अ ग्रेट मैनी होता है या मैनीज होता है, तो अ ग्रेट मैनी होता है, और उसके बाद प्लूरल नाउन आता है,
और इसके बाद प्लूरल वर्ब आती है। अब ये पूछना चाहेगा सर आर्टिकल तो इसमें भी होता है, ये इसके दिल में चल रहा होगा, पूछ रहे नहीं तो इसके मन में ही चल रहा है, क्योंकि मैनी के बाद मैंने आ बोला था तो वहां सिंगुलर। अब ये पूछना चाह रहा है कि सर यहाँ तो आ है, यहाँ प्लूरल, क्योंकि यहाँ पर अ ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल आता है, प्लूरल वर्ब आती है, पढ़ लिया होगा कहीं इसने। अब वही ये मेरे से चेक करना चाह रहा है, लेकिन इस गधे को क्या पता कि वहां आर्टिकल जो है मैनी के बाद आ रहा था और आर्टिकल के अकॉर्डिंग नाउन चल रहा था। यहाँ आ का रोल नहीं है, यहाँ मैनी का रोल है इसमें। अ ग्रेट मैनी का मतलब बहुत सारा, और मैनी के अकॉर्डिंग प्लूरल प्लूरल। बच्चा है, समझ जाएगा। जितने इनको साल नहीं हुए ना पैदा हुए, इतने हमें पढ़ाते हुए इतने स्टूडेंट्स हो गए, इससे भी ज्यादा इतने दिन हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं। अच्छी अच्छी चीजें कहाँ, वो खुद पढ़ना नहीं चाह रहा, वो चेक कर रहा है खुद, कुछ और ही चेक कर रहा है, नालायक आदमी। इसीलिए मैं कहता हूं जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो। हम एक्सपीरियंस लोग हैं, हमें पता है कहां से क्या चलना है, क्यों चलना है, कैसे चलना है। लेकिन नहीं, अपनी बुद्धि अपनी बुद्धि लगाते रहेंगे, अपनी बुद्धि। नहीं तो उसके मन की डाउट की पूछ ले, बात यही है। चलें भाई, आ जाओ। अब है टाइप 10। टाइप 10 में बेटा ध्यान से सुनना, जब दो सब्जेक्ट विद, along with, together with, as well as, and not, like, unlike, nothing but, besides, rather than, except, but, in addition to, accompanied by, इन सभी से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी बेटा? फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि इनके बाद आने वाला जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, प्रपोजिशन के बाद क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो अलोंग विद से जब दो सब्जेक्ट जोड़ोगे तो किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट। अब फर्स्ट में कौन है? पीएम, और पीएम के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा, सिंगुलर। ये नहीं कि कलीग से अकॉर्डिंग या हैव लगा दो, तो प्लूरल ना ठोक देना, ठीक है। लो और पकड़ो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की तो लाइन लगाई हुई है। लो, वीना एंड नॉट हर, तो हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगा, आंसर हो जाएगा हैज। यू एंड नॉट शी, तो शी के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, यू के अकॉर्डिंग आएगा आर। एज वेल एज में फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, महेश के अकॉर्डिंग आएगा। क्या? महेश के अकॉर्डिंग क्या आएगा? महेश के अकॉर्डिंग आएगा, अबे रुक जा, महेश के अकॉर्डिंग आएगा वॉज। ठीक है भाई। तो इसमें सारे एग्जाम्पल आप कर लेना खुद। चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग आएगा, क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, इज। यहां सिल्वर के अकॉर्डिंग आएगा, सिल्वर के अकॉर्डिंग इज। यहां चाइल्ड के अकॉर्डिंग आएगा, चाइल्ड के अकॉर्डिंग वॉज। और यहां माय फादर के अकॉर्डिंग आएगा इज। यहां इंडिया के अकॉर्डिंग आएगा इज। यहां एल्डर ब्रदर के अकॉर्डिंग आएगा इज। यहां टीचर के अकॉर्डिंग आएगा हैव नहीं हैज। और ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग आएगा हैज। लीडर के अकॉर्डिंग आएगा इज। अरे कितने एग्जाम्पल है भाई। गुप्ता जी के अकॉर्डिंग आएगा वॉज, और चाइल्ड के अकॉर्डिंग आएगा वॉज। बेहिसाब एग्जाम्पल दे रखे हैं। 10 टाइप मैंने आज आपको पढ़ा दी हैं। और टोटल टाइप्स हमारे इसमें कितने हैं इस चैप्टर में? 34 35। हाँ, तो 10 टाइप आज मैंने आप लोगों को खत्म करा दिए हैं। 3 दिन में ये चैप्टर हम, ठीक है जी। तभी तो मैं कह रहा था टेंशन ना लो। नवंबर के एंड तक जब फॉर्म भरे जाएंगे ना, नवंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद नवंबर के एंड तक तुम्हारा सिलेबस फुर, ठीक है। वो क्या? दूसरा एंड से नहीं जुड़ा, दूसरा एंड नोट से जुड़ा था।
धीरज क्या कह रहा है, 15 तारीख को बुक? अबे 15 को बुक नहीं दे रहे, 15 तक तो मैं लिख के कंप्लीट करूंगा, बुक तो तुम्हें दिवाली के बाद मिलेगी। चलिए भैया, भैया में भैया, मुन्ना भैया, भैया में भैया, मुन्ना भैया। साइबर वाला पीडीएफ नहीं मिल निकाला, बोलना संजीव सर हमारे गोली मार देंगे तुमको। बोला आज वाइट पीडीएफ भेज देंगे तो कल निकालेंगे। चलिए, हाँ जी, पहला सेंटेंस, विवेशियस। सर विवेशियस कैसा बंदा होता है? विवेशियस होता है जिंदा दिल, खुश। विवेशियस चिल्ड्रन आर लव्ड बाय एवरीबॉडी। हर कोई ऐसे बच्चों से प्यार करता है जो जिंदा दिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉयफुल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चीयरफुल, खुश। विवेशियस को ही हम क्या कहते हैं? चीयरफुल कहते हैं। साइकोफेंट क्या होता है? फ्लैटरर। फ्लैटरर जिसे हम लोग चापलूस कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं टोड़ी, और इसी को हम लोग कहते हैं लैकी, चापलूस। रिसेलिएंट क्या होता है? लचीला, लचीला, फ्लेक्सिबल, ऐसे यूं, है ना। ब्लिस्टर क्या होते हैं? छाले, वुंड, हाथों में ना पड़ जाते छाले खेत में काम करते करते। नोट करते ही थम्स अप मार देना एकदम फेंक के। नेक्स्ट, वनरेबल। सर वनरेबल क्या होता है जी? वनरेबल वो होता है बेटा जो सम्मान के लायक होता है। वनरेबल पर्सन्स आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड इन सोसाइटी। ऐसे लोगों का हमेशा सोसाइटी में क्या होता है? सम्मान होता है। तो इसे कहेंगे हम लोग रेस्पेक्टेबल, ठीक है। इमेंसिपेट क्या होता है? किसी को आजाद करना, मुक्ति देना, लिबरेट करना, ठीक है। स्पेस्मोडिक क्या होता है? रुक रुक कर जब कोई काम होता है तो उसे कहते हैं स्पेस्मोडिक। ऑनरस कैसा काम होता है? ऑनरस होता है बर्डनसम, जिसे हम कहते हैं बोझ। एयरफोर्स में एक वर्ड आया था इस बार, पहले ही मीटिंग का पहला ही वर्ड था ऑनस। ऑनस होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं जिम्मेदारी, ठीक है। ऐसे ही उतरेंगे पेपर में एज इट इज। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगला, अगला है वीनल। वीनल बंदा कैसा होता है? भ्रष्ट। द वीनल पुलिसमैन, करप्ट पुलिसमैन,
डिड नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द स्मगलर, के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और उसे बरी कर दिया। तो भ्रष्ट के लिए क्या आ जाएगा इसमें आंसर? करप्ट। लोकेशियस क्या होता है? लोकेशियस होता है टॉकेटिव, जिसे हम बातूनी कहते हैं। एडमायरेशन क्या होता है? प्रशंसा करना होता है, जिसे हम एप्रिशिएशन कहते हैं। एप्रिशिएशन, प्रशंसा। और डेक्स्ट्रस बंदा कैसा होता है? एक ऐसा बंदा जो किसी काम में क्या हो? बिल्कुल निपुण हो, एडेप्ट हो, या किसी काम में क्या हो? प्रोफिशिएंट हो। क्या हो जी भाई? प्रोफिशिएंट, जो किसी काम में निपुण हो। ऑनरस मतलब लिखा है बर्डनसम, बोझ। ठीक है, नेक्स्ट। एंटोनियम्स। पहला क्वेश्चन क्या है भाई एंटोनियम्स का? पहला क्वेश्चन है हमारा कन्वाइवल। कन्वाइवल बंदा कौन होता है? खुशनुमा, यानी कि फ्रेंडली, जो फ्रेंडली हो, जो मिलता जुलता हो दूसरों से, जिसे हम एफेबल कहते हैं, कॉर्डियल कहते हैं, हॉस्पिटेबल कहते हैं, एमिकेबल कहते हैं, ग्रेगेरियस मतलब जो मिलनसार। गांव के लोग ऐसे होते हैं मिलनसार। शी इज कन्वाइवल बाय नेचर, वो दोस्ती फ्रेंडली है, ठीक है, फ्रेंडली टाइप की है, सबसे मिलती जुलती है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? सेक्लूडेड। सेक्लूडेड का मतलब होता है जो कैसा रहना पसंद करता है? सेपरेट, अलग रहना पसंद करता है। ठीक है जी। इमेंसिपेशन मैंने अभी बताया था, लिबर्टी होती है, आजादी होती है, मुक्ति देना किसी को। ठीक है। एनर्जेटिक सबको पता है, ऊर्जावान होता है। और डिसिपेट का मतलब होता है अपने रिसोर्सेज को क्या करना? वेस्ट करना, बर्बाद करना, स्क्वेंडर करना। अरे मेरे मुन्ना अतुल, सब करा देंगे, अभी धीरे धीरे चलने दो। क्यों टेंशन ले रहे हो? ईडियम्स तो इतने करा देंगे आप सोच ना पाओगे। नेक्स्ट। हाँ जी, अगला है इंसॉल्वेंट। अब भैया इंसॉल्वेंट बंदा कौन होता है? इंसॉल्वेंट होता है जिसका दिवालिया निकल जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, पेनीलेस, पेन्योरियस, गरीब हो जाता है। ठीक है जी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एफ्लुएंट। एफ्लुएंट कौन होता है? जो अमीर होता है, रिच। स्पार्स क्या होता है? घना नहीं, स्पार्स होता है जहां संख्या कम होती है, यानी कि इसे कहते हैं थिनली पॉपुलेटेड। थिनली पॉपुलेटेड, कम आबादी वाला। कम आबादी वाला, जैसे डेंस होता है ना, डेंस फॉरेस्ट, घनी आबादी वाला। एमिनेबल कौन होता है? अभी हमने किया था, एमिनेबल होता है दोस्ती वाला, फ्रेंडली। मैलिग्नेंट कौन होता है? मैलिग्नेंट होता है हानिकारक, जिसे हम क्या कहते हैं? हार्मफुल।
हो गया भाई? लो भाई, वैलिडेट करना। वैलिडेट का मतलब है किसी चीज को प्रमाणिक करना, किसी चीज को जेन्युइन ठहराना, प्रमाणिक करना, कंफर्म, लीगलाइज, सैंक्शन, अथोराइज, अप्रूव या सर्टिफाई। सर्टिफिकेट एक तरीके से वैलिडिटी बढ़ा देना। कृपया मेरे डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट कर दो, उनकी ऑथेंटिसिटी बढ़ा दो, उनको प्रमाण कर दो, ठीक है, जेन्युइन कर दो उनको। तो उल्टा हो जाएगा नकारना, अप्रूव ना करके डिसअप्रूव कर देना, ठीक है जी। तो इन्यूमरेट का मतलब होता है काउंट करना, गिनती करना। नेगोशिएट करना मतलब बार्गेन करना, मोल भाव करना। और स्क्रपलस बंदा कैसा होता है? बहुत ही ईमानदार होता है, जिसे हम कहते हैं कंसाइंटस। कंसाइंटस मतलब ईमानदार, मेहनती। एक्सोनरेट का मतलब होता है आरोप से मुक्त करना। नेक्स्ट, टू बी ऑन द कारपेट। कारपेट पर होना, इसका मतलब है जब कोई चीज किसी पर विचार चल रहा हो, डिस्कशन चल रहा हो, विचाराधीन हो, तो उसे कहते हैं टू बी ऑन द कारपेट। तो टू बी अंडर कंसीडरेशन, जैसे कोई बिल है और वो बिल कारपेट पर है, तो इसका मतलब उस बिल पर विचार चल रहा है, उस पर डिस्कशन हो रहा है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, टू बी अंडर कंसीडरेशन, विचाराधीन होना। टू ब्रिंग द हाउस डाउन, इसकी हिंदी लिख सकते हैं आप नाम रोशन करना। क्या करना? नाम रोशन करना या किसी दूसरे को खुश करना। टू अपील ग्रेटली द ऑडियंस, ऑडियंस को खुश करना। और वैसे इसका काम जो है, इसका जो मीनिंग है नाम रोशन करना भी होता है। या टू ब्रिंग रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट लाना, ठीक है। बदनाम करना ये नहीं होता, कभी यहां बदनाम करना लगा दो, ठीक है। टू अपील ग्रेटली द ऑडियंस, ऑडियंस को क्या करना? अपील करना। अपील का मतलब है क्या करना? खुश करना ऑडियंस को। टू हैव एन एज ऑन, दूसरों पर एज होना। दूसरों पर एज होने का मतलब है दूसरों से बेहतर होना। इंडिया हैज एज ऑन पाकिस्तान, तो इंडिया की एज पाकिस्तान पर है, तो इसका मतलब हम इंडिया जो है पाकिस्तान से बेहतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, टू वेदर द स्टॉर्म। तो वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है किसी तूफान को झेलना। और किसी तूफान को झेलना मतलब टू सर्वाइव अ क्राइसिस, किसी मुसीबत को झेलना, सरवाइव करना, किसी मुसीबत को सरवाइव करना, ठीक है। हाँ जी, मुसीबत को झेलना, किसी प्रॉब्लम को झेलना। नेक्स्ट, टू नो विच साइड द बटर ब्रेड इज बटर्ड ऑन, किस साइड में बटर लगा है ये बात जानना। तो किस साइड में बटर लगा है ये जानना, इसका मतलब ये बात जानना कि किस साइड में आपका इंटरेस्ट है। तो यहां तक ही रखेंगे आज, बचा हुआ कल करेंगे, क्योंकि शायद कुछ लोगों की फोटोकॉपी भी नहीं निकली होगी। ये व्हाइट पीडीएफ में नहीं था, आज इसको व्हाइट पीडीएफ में डाल देना है ना। तो ये व्हाइट पीडीएफ में डल जाएगा अभी। और क्योंकि पीक्यूआरएस भी है तो उन्हें सॉल्व कर लेना, और जो बचा हुआ सेक्शन उसको सॉल्व कर लेना। कल की क्लास में हम इसी को सॉल्व करेंगे, और कल हम 80% सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट खत्म। परसों के बाद फिर आपको दे दूंगा मैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के क्वेश्चंस, ठीक है भाई। तो मौज करो, ऐश करो, रिवीजन करो। कल मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।